स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधि कक्षा में। वेलकम एवरीवन टू आवर YouTube चैनल विधि कक्षा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से एंड सेक्शन 1 2 हमारे प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन 3 से सीआरपीसी के, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि इन दिस कोड एनी रेफरेंस without any qualifying words to a magistrate shall be construed unless the context otherwise requires। कि इस कोड में पूरे सीआरपीसी में है ना, जहां भी कोई भी वर्ड लिखा हो मैजिस्ट्रेट एंड उसके आगे पीछे आपको कोई ऐसा क्वालिफाइंग वर्ड नहीं दिखे जहां पे कि जैसे कि लिखा हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो उससे क्या समझा जाएगा ये चलिए आइए देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इन रिलेशन टू एन एरिया आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ रेफरेंस टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब अगर किसी ऐसे एरिया की बात करी जा रही है जो किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर का एरिया है, तो वहां पर मैजिस्ट्रेट से मतलब समझा जाएगा सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बहुत बार ये कंफ्यूजन हमको होता है कि भाई ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से इसका मतलब निकलेगा या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसका मतलब निकलेगा। तो जहां भी आपको सिर्फ वर्ड लिखा मिले मैजिस्ट्रेट, पूरे सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो वर्ड जो मैजिस्ट्रेट है ना, वो याद रखिएगा, वो अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर की बात हो रही है तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से उसका मीनिंग होगा कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिलेशन में अगर मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज लिखा है तो उसको एज अ तो उसका हम रेफरेंस क्या मानेंगे, उसका मतलब क्या मानेंगे कि वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। अब चलिए देखते हैं इसका क्लॉज बी क्या कह रहा है। इसका क्लॉज बी कहता है एनी रेफरेंस टू अ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास शैल, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शैल, इन रिलेशन टू एन एरिया आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास एंड इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ रेफरेंस टू मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब इसका क्लॉज बी ये कह रहा है कि कोई भी रेफरेंस हो अगर जो कि सेकेंड मैजिस्ट्रेट ऑफ अ सेकेंड क्लास की बात करता हो, है ना। अब सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट जो है अगर कोई वो ऐसे एरिया में है ना, विच इज आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर की बात हो रही है तो उसको आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के तौर पे ही आप उसको मानेंगे, है ना, या आप उसको कंसिडर करेंगे। एंड अगर वो जो मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की जो बात हो रही है, अगर वो किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिलेशन में बात हो रही है, तो उसको आप मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के तौर पर समझेंगे या उसको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के तौर पर लेंगे, एंड ना कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। यहाँ पे एक चीज ये नोट करने वाली है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही रहता है, मतलब उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जैसे फर्स्ट क्लास हुआ या सेकंड क्लास हुआ। जबकि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो सेकंड क्लास भी होता है और फर्स्ट क्लास भी होता है, जैसा कि हमारी सीआरपीसी बोलती है। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्लॉज सी की तरफ। क्लॉज सी कह रहा है कि any reference to a magistrate of the first class shall, in relation to a metropolitan area, be construed as a reference to a metropolitan magistrate exercising jurisdiction in that area। अब कोई भी जो मैजिस्ट्रेट होगा ना ऑफ द फर्स्ट क्लास, और अगर वो किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिलेशन में अगर बात करी जा रही होगी, तो वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, उसको हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मानेंगे, उसको हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के तौर पर ट्रीट करेंगे उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। ठीक है। अब जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक ही वो क्लास है जो कि जिसको कि हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। ठीक है। अब क्लॉज सी का पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन रिलेशन टू एनी अदर एरिया। अब ये किसी ऐसे एरिया की बात कर रहा है जो आउटसाइड द एरिया ऑफ जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के जो बाहर होगा, ये उसकी बात कर रहा है कि बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन दैट एरिया। तो बेसिक इतना इतना सा मतलब है क्लॉज सी का कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है और वो
हमें एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको देख रहे हैं तो वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। और अगर हम उसको किसी ऐसे एरिया में देख रहे हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर है, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ही कहलाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। ठीक है। अब आइए क्लॉज डी में, एनी रेफरेंस टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब अगर कहीं भी कोई चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं तो शैल इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है ना, वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या कहलाएगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में कहलाएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ठीक है। तो अगर अब कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मेट्रोपॉलिटन एरिया में कितने तरह के मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जुडिशियल ब्रांच में, तो आपका बेसिकली आंसर ये होना चाहिए कि भाई दो क्लासिफिकेशंस हैं। पहला है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड दूसरा है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इसके सिवाय जुडिशियल ब्रांच में कोई भी मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं होता है। ठीक। अब आइए सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है सेक्शन 3 का, कि इन दिस कोड अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस to a court of judicial magistrate shall, in relation to a metropolitan area, be construed as a reference to the court of metropolitan magistrate of that area. अब यहाँ पे बात कर रहे थे ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की सबसेक्शन 1 में, यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। तो अब ऐसा कोई भी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में वो कहलाएगा कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ठीक है। मतलब इन्होंने यहाँ पे पूरे सीआरपीसी के लिए क्लैरिफाई कर दिया कि जहां भी आपको कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा मिले और फिर आपको उसके आगे कुछ ऐसा लिखा मिले कि वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में है या यहाँ है, तो आप उसको कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के तौर पर समझेंगे। ठीक। अब आइए चलते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? Unless the context otherwise requires, any reference in any enactment passed before the commencement of this code to a magistrate of the first class shall be construed as a reference to a judicial magistrate of the first class. इसका मतलब ये है कि कोई भी इनैक्टमेंट जो कि सीआरपीसी से पहले कमेंस हुआ होगा और उस इनैक्टमेंट में वर्ड जो यूज हुआ होगा ना, वो लिखा, अगर वो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिखा होगा तो उसको हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। अब बी क्लॉज क्या कह रहा है? टू अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास लिखा है कोई भी ऐसे इनैक्टमेंट में या फिर थर्ड क्लास लिखा है, तो उन दोनों को हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ अ सेकंड क्लास के तौर पे समझेंगे। अब यहाँ पे ये चीज नोट कर लीजिए, ये प्री में भी आ सकता है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ अ थर्ड क्लास अगर किसी ऐसे इनैक्टमेंट में मेंशन्ड है जो कि सीआरपीसी से पहले का है ना, एंड वहां पे अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ अ थर्ड क्लास लिखा है तो हम उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ अ सेकंड क्लास के तौर पर ट्रीट करेंगे। ठीक है। क्लॉज सी कह रहा है कि टू अ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, अगर प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट लिखा है या फिर चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट लिखा है तो इट शैल बी कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस रेस्पेक्टिवली टू मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट बनेगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये एक चीज ये नोट करिएगा कि जो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट होगा ना किसी ऐसे इनैक्टमेंट में, उसको हम आज सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। एंड जो चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट जो होगा किसी भी ऐसे एनैक्टमेंट में, उसको हम बोलेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है प्रीवी में कि भाई प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट को आज हम किस तौर पे बोलेंगे या उसको क्या बोलेंगे, तो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट को हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ठीक है। और चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट को हम बोलेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। क्लॉज डी क्या कह रहा है कि टू एनी एरिया विच इज इंक्लूडेड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ रेफरेंस टू सच मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड एनी रेफरेंस टू अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास or of the second class in relation to such area shall be construed as a reference to the metropolitan magistrate exercising jurisdiction in such area. इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसा एरिया जो कि किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर इंक्लूडेड होगा, उसको हम एक मेट्रोपॉलिटन एरिया मानेंगे।
एंड कोई भी मैजिस्ट्रेट चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, ऐसे एरिया में जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंडर आता है, उसको हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मानेंगे, जो कि एक्सरसाइज करेगा अपना जुरिस्डिक्शन ऐसे किसी एरिया में। ठीक है। अब आइए क्लॉज 4 में चलते, सबसेक्शन 4 में चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, किसी भी ऐसे लॉ में इस कोड को छोड़कर जो फंक्शंस होंगे ना, द फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय अ मैजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स हैं? which involve the appreciation or shifting of shifting of evidence, or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry or trial, or would have the effect of sending him for trial before any court, they shall, subject to the provisions of this code, be exercisable by a judicial magistrate। इसका मतलब ये कि किसी और लॉ में सीआरपीसी को छोड़कर अगर कोई भी ऐसा फंक्शन कोई मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर रहा होगा जो कि क्या-क्या इन्वॉल्व करेगा? कोई एप्रिसिएशन होगा या शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस का होगा, या कोई फॉर्मुलेशन होगा किसी डिसीजन का जो कि किसी पर्सन को कोई पनिशमेंट या पेनल्टी के लिए एक्सपोज कर दे, या फिर डिटेन कर ले किसी को कस्टडी में, या फिर जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को भी कस्टडी दे दे। ठीक है? या फिर इंक्वायरी करे या ट्रायल करे, या फिर जो ट्रायल होगा वो ट्रायल इसलिए होगा कि इट हैज द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम बिफोर एनी कोर्ट, कि ट्रायल के लिए भैया आप इसको सेशंस कोर्ट के पास वो ले जाइए या किसी और कोर्ट के पास आप इसको ट्रायल के लिए ले जाइए। तो हर उस जगह पर वो जो मैजिस्ट्रेट होगा ना, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। या अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो कि कुछ चीज को क्लियर नहीं हो रही हो किसी और लॉ में, किसी और कोड में, तो वहां पर ऐसे मैजिस्ट्रेट को हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के तौर पर मानेंगे। ठीक है। अब इसका बी क्लॉज ये कह रहा है which are administrative और executive in nature। अब ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि एक मैजिस्ट्रेट कर रहा हो, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो नेचर में, सच एज जैसे कि ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस हो, सस्पेंशन या कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस हो, सैंक्शनिंग हो प्रोसिक्यूशन की, या फिर विड्रॉइंग हो किसी प्रोसिक्यूशन की। ठीक है, वहां पर जो मैजिस्ट्रेट होगा उसको हम एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के तौर पर मानेंगे। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, अब जैसे एक्साइज एक्ट है। एक्साइज एक्ट में क्या होता है ना कि जो भी लिकर का जो भी लाइसेंस होता है, जो भी लाइसेंस देते हैं या दे रहे हैं या कैंसिलेशन कर रहे हैं लाइसेंस का, तो वहां पे कहीं कहीं वर्ड यूज है सिर्फ मैजिस्ट्रेट। अब वहां पे जो वर्ड यूज है ना मैजिस्ट्रेट, अब वहां पर अगर कहीं सिर्फ मैजिस्ट्रेट लिखा है, देखिए दो चीजें होती हैं, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा रहेगा या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लिखा रहेगा। लेकिन अगर कहीं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ना लिखा होकर सिर्फ मैजिस्ट्रेट लिखा हो, तब वहां पे आपको उस मैजिस्ट्रेट को ऐसा समझना है कि वो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लिखा है, ना कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब आइए चलते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 क्या कह रहा है? ये बात कर रहा है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड। यहाँ पे ये शैल वर्ड यूज्ड है, मतलब ये मैंडेटरी है। be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained। अब यहाँ के बाद जो जो भी प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में, जितने भी ऑफेंसेस होंगे आईपीसी में, वो सब मैंडेटरीली इन्वेस्टिगेट करे जाएंगे, इंक्वायर्ड करे जाएंगे, ट्राइड करे जाएंगे एज पर सीआरपीसी। अब कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन, कि ऐसा कहाँ लिखा है कि आईपीसी के ऑफेंसेस पर सीआरपीसी लागू होगी। अब जिसको सेक्शन 4 याद है वो तो ठीक है, जिसको सेक्शन 4 याद नहीं है उससे ये चीज मिस हो जाएगी। तो इसको प्लीज मेंशन कर लीजिएगा कि सेक्शन 4 ये बात कर रहा है कि जहां की जो भी ऑफेंस आईपीसी में होंगे, दे शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड एंड ट्राइड बाय सीआरपीसी। ठीक है। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू,
tried and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force, regulating the manner of place of investigation, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences. अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जो भी जितने भी ऑफेंसेस हैं किसी और लॉ में भी वो दिए हैं, वो सब भी सीआरपीसी के द्वारा ही डेल्ट अप होंगे, सीआरपीसी ही उन पर अप्लाई होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ है जिसका कि खुद का ओन प्रोसीजर जिसका कि खुद का प्रोसीजर उसी एक्ट में उसी कोड में मेंशन्ड है, तो वो एक्ट जो है वो उस पर एप्लीकेबल होगा, ना कि सीआरपीसी। सीआरपीसी बस उतनी जगह पर एप्लीकेबल होगी जहां जहां वो एक्ट या कोड साइलेंट होगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर पर। लेकिन अगर उस एक्ट में या उस कोड में सारी प्रोसीजरल चीजें हैं, फिर वहां पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी, वो ही पर्टिकुलर जो एक्ट है वो अप्लाई होगा। ठीक है। अब इसका सेक्शन 5 बात कर रहा है सेविंग्स के बारे में। इसका सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, सीआरपीसी में जो कुछ भी है वो shall in absence of a specific provision to the contrary affect any special or local law for the time being in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। मतलब सीआरपीसी में जो कुछ भी है, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो वो किसी स्पेशल या लोकल लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो किसी स्पेशल या लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। या फिर कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन होगा या पावर होगी, उसको भी सीआरपीसी अफेक्ट नहीं करेगी। या कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर है, अगर वो प्रेस्क्राइब्ड है किसी नए एक्ट में या किसी स्पेशल एक्ट में या कोई लोकल लॉ है उसमें, तो उन सब पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगी जब तक कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ऐसा ना बना दिया जाए। सपोज किसी एक्ट में लिख दिया गया कि भाई हमारे पास 1 2 3 4 रूल्स हैं, और अगर कहीं भी ये रूल्स कम पड़ते हैं या कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि भाई ये वाले रूल्स वो वाले टर्म्स एंड कंडीशन पर या वो वाले सर्कमस्टांसेस पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं, देन इन दैट केस उस पर सीआरपीसी अप्लाई होगी या हो सकती है। तब उस केस में जाकर सीआरपीसी किसी स्पेशल या लोकल लॉ पर अप्लाई करेगी, उसको अफेक्ट करेगी। अदरवाइज सीआरपीसी किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ पर अफेक्ट नहीं डालेगी। यहाँ होता है आपका चैप्टर 1 खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं जहां से मेन हमारी सीआरपीसी कहते हैं लोग की स्टार्ट होती है, वो है चैप्टर 2 हमारा। चैप्टर 2 का टाइटल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेज है। ये टाइटल याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि लोगों को इतना तो याद रहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स है, पर ये भूल जाते हैं कि फिर इसके आगे एंड ऑफिसेज भी लगा हुआ है। ठीक है। तो एक ये चीज प्री के उससे याद रखिएगा कि यहाँ पे एंड ऑफिसेज भी है। ठीक है। चलिए देखते हैं सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 बात कर रहा है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स की, कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। क्या कह रहा है सेक्शन 6? कि हाई कोर्ट को छोड़कर, हाई कोर्ट को आप छोड़ दीजिए अलग, ठीक है, एंड ऐसे कोर्ट्स को जो कि किसी लॉ के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करे गए हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो, मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो क्या है, हर स्टेट का जो भी एलआरसी होता है, जो भी लैंड रेवेन्यू कोड होता है, वो उसके अकॉर्डिंग उनको कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है ऐसे कोर्ट्स को। ठीक है। तो सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट को छोड़कर एंड उन कोर्ट्स को छोड़कर जो किसी लॉ के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, इस कोड को छोड़कर, अदर देन दिस कोड, देयर शैल बी, अब यहाँ पे वर्ड मेंशन है देयर शैल बी, हर स्टेट में 4 तरह के क्रिमिनल कोड्स होंगे, जो कि क्या क्या है, जो कि हैं कोर्ट्स ऑफ सेशन है पहला, दूसरा है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है।
अब यहाँ पे एक ये मैंडेट है कि ये 4 तरह के क्रिमिनल कोड्स तो हर स्टेट में होने ही होने चाहिए। ठीक। अब अगर प्री में क्वेश्चन आता है कि भाई कितने तरह के क्रिमिनल कोड्स हैं, तो जब भी क्वेश्चन आए कि कितने तरह के क्रिमिनल कोड्स हैं, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स क्या-क्या हैं, तो अगर नंबर वाइज अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा 4 लगा के आएंगे कि भाई 4 हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक सेबी का एग्जाम हुआ था 2021 में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स कौन-कौन से हैं या कौन-कौन से नहीं हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें उन्होंने कोर्ट ऑफ सेशन एक ऑप्शन दिया था, एक उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑप्शन दिया था, फिर एक जो उन्होंने ऑप्शन दिया था वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का दिया था, एंड एक उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास ना लिखकर उन्होंने लिख दिया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब कंफ्यूजन यही था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता ही है। तो अब इसमें कौन क्रिमिनल कोर्ट है? तो उसमें आंसर क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही था कि कौन सा इसमें से क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। तो उसमें आंसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही गया था। तो अब यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्लीज इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा अपने बेयर एक्ट में या कहीं भी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पे, जो कि है टेरिटोरियल डिवीजन, सॉरी सेक्शन 7th पे, जो कि है टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिविजन्स, एंड एवरी सेशन डिविजन्स शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसको समझिए, ये सेक्शन क्या कह रहा है कि हर स्टेट जो है उसको एक सेशंस डिवीजन माना जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, या फिर एक स्टेट में बहुत सारे सेशंस डिवीजन होंगे, जो ये लिखा है ना, और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स। अब या तो एक स्टेट एक सेशन डिवीजन होगा, या फिर एक स्टेट में दो या दो से ज्यादा सेशंस डिविजन्स होंगे। एंड फिर क्या लिखा है, एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। एक सेशन डिवीजन या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा खुद ही, या फिर एक सेशन डिवीजन के अंदर एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है। तो सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है सेक्शन 7 का, कि एक स्टेट को एक हम सेशन डिवीजन मानेंगे, या फिर एक स्टेट के अंदर दो या दो से ज्यादा सेशंस डिविजन्स होंगे, और एक सेशन डिवीजन को हम एक डिस्ट्रिक्ट मानेंगे, या फिर एक सेशन डिवीजन के अंदर दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। ठीक है। अब इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सेड पर्पसेस बी अ सेपरेट सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। अब इसका प्रोवाइजो ये कह रहा है कि हर मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है ना, इस पर्पस के लिए एक सेपरेट सेशन डिवीजन कहलाएगा एंड डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। यहाँ पे और वर्ड का यूज नहीं है, यहाँ पे एंड है। तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया इज इक्वल्स टू वन सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 पे आ जाइए, कि द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, ठीक है, ऑल्टर कर सकती है लिमिट्स, या फिर नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, की किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी लिमिट होगी, कितने एरिया में फैला होगा, उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन वो काम तभी करेगा जब उसे कंसल्टेशन मिलेगी, या हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद वो ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड में ऑल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स। अब एक डिस्ट्रिक्ट को स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दो सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकती है, कि एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसको एक डिवीजन उसके दो सब डिवीजन में उसको डिवाइड कर दिया, या फिर वो ऑल्टर भी कर सकती है लिमिट्स को या फिर नंबर को ऑफ सच सब डिविजन्स, कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सब डिविजन्स हैं,
तो वो उसके उसके लिमिट्स को, उसके एरिया को या नंबर ऑफ सब डिविजन्स को भी वो ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि जो सेशंस डिवीजन होंगे ना, या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे एंड जो सब डिविजन्स होंगे किसी स्टेट के अंदर, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस कोड के कमेंसमेंट के दौरान उस टाइम पर shall be deemed to have been formed under this section। ठीक है, उसको ऐसे ही माना जाएगा कि भाई भले ही वो इसके पहले से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन उसको सीआरपीसी ने ही फॉर्म करा है, वो सीआरपीसी के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही फॉर्म्ड हुए हैं। ठीक है, ऐसा माना जाएगा। अब आइए सेक्शन 8 पर, जो कि बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है इसका कि द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट, यहाँ पे पहले तो एक ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। May by notification declare that as from such date as may be specified in the notification, any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purpose of this code। ठीक है। अब स्टेट, इसमें क्या लिखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो एक नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया। कब कर सकती है? जब किसी भी एरिया में, किसी एक स्टेट के अंदर, या किसी शहर में या किसी सिटी में या टाउन में जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड कर जाए, तब उसको वो एक नोटिफिकेशन के द्वारा मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है अपने स्टेट का। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? हाँ, यहाँ पे एक और ये चीज याद रखिएगा, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए वो 10 लाख भी दे सकते हैं एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में वो दे सकते हैं 1 मिलियन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 1 मिलियन मेंशन्ड है, 10 लाख वाला ऑप्शन पे आंसर पे टिक मत लगा के आइएगा, 1 मिलियन पर लगा के आइएगा। ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस कोड के कमेंसमेंट से ईच ऑफ द जो भी प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं, बॉम्बे के, कैलकाटा के एंड मद्रास के एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये 4 शहर के नाम याद रखिएगा, बॉम्बे हुआ, कैलकाटा हुआ, मद्रास हुआ एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद हुआ, shall be deemed to be declared under subsection 1 to be a metropolitan area। इन 4 शहरों को सीआरपीसी का सेक्शन 8 जो है ना, उसने बाय डिफॉल्ट ही घोषित कर दिया कि भाई इस डेट ऑफ कमेंसमेंट से ये 4 जो शहर हैं इनको मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाएगा। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई जो भी पावर दी थी सीआरपीसी ने, वो उसने वापस ले ली, और यहाँ पे सीआरपीसी ने ये कह दिया कि भाई हमने इसको खुद से ही, जो भी प्रेसिडेंसी टाउन्स थे बॉम्बे के, कैलकाटा के, मद्रास के एंड अहमदाबाद के, उसको सीआरपीसी ने खुद ने उसको एक मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर दिया। ठीक है। अब आइए इसका सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है देखते हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड, रिड्यूस और ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, बट द रिडक्शन और ऑल्टरेशन shall not be so made as to reduce the population of such area to less than 1 million। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वही अपना सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन निकालकर किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो लिमिट्स हैं उसको एक्सटेंड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है ना, और लेकिन वो उसको ऐसे रिड्यूस करेगा या ऑल्टर करेगा ताकि जिससे कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि वेयर after an area has been declared or deemed to have been declared to be a metropolitan area, the population of such area falls below 1 million. Such area shall, on and from such date as the state government may by notification specify in this behalf, cease to be a metropolitan area, but notwithstanding such seizure, any inquiry, trial, or appeal pending immediately before such seizure before any court or magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if such seizure had not taken place। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि एक एरिया को जब हमने डिक्लेयर कर दिया मेट्रोपॉलिटन एरिया,
ठीक है, एंड उसके बाद उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना फॉल्स बिलो 1 मिलियन। एक एरिया था, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करा। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करने के बाद विद इन अब आप मान लीजिए कि जैसे 2-3 महीने के अंदर-अंदर उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन से मतलब 10 लाख से कम हो गई। ठीक है? अब ऐसा जो एरिया होगा ना उस तारीख से जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, क्योंकि जितना भी स्टैटिस्टिक्स वाइज़ जो भी वो डेटा है, जितना भी पॉपुलेशन का डेटा है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जिस दिन से नोटिफ़िकेशन निकालेगी ना कि भई आज की तारीख को चूँकि इस एरिया का की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन के कम हो गई है, तो आज से इस तारीख से ये इस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं माना जाएगा, या फिर इस एरिया को बाकी एरिया जैसा ट्रीट करा जाएगा, ना कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसा। ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। लेकिन कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जो भी स्टेट गवर्नमेंट का होगा जो कि सीज करेगा जो स्टेटस है मेट्रोपॉलिटन एरिया का किसी ऐसे एरिया से, ठीक है? लेकिन अब जो इंक्वायरी चल रही होगी उसके पहले, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन देखिए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का जो प्रोसीजर होता है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के प्रोसीजर से, ठीक है? तो ऐसा कोई भी सीज़र मेट्रोपॉलिटन एरिया का, क्योंकि अब अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया का नाम हट गया तो जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होंगे वो भी फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या तो फर्स्ट क्लास बन जाएँगे या वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बन जाएँगे। अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट तो रहेंगे नहीं। लेकिन जो भी इंक्वायरी इनिशियली पेंडिंग है, जब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया था, तब से जो इंक्वायरी पेंडिंग है, जो ट्रायल है या जो अपील है, इस नोटिफिकेशन के पहले तक जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सब वैसे ही चलेंगी कि जैसे वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में चलती थी। उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उस एरिया का मेट्रोपॉलिटन एरिया से एक नॉर्मल एरिया में कन्वर्जन होने का। लेकिन उस नोटिफिकेशन की डेट के बाद से जितने भी केसेस फाइल होंगे कोर्ट में, जितने भी केसेस लगेंगे, उन सबको नॉर्मल केसेस की तरह ही डील करा जाएगा। जैसे कि बाकी जगह जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास करते हैं, लेकिन उस नोटिफिकेशन की डेट से पहले तक जितनी भी चीजें कोर्ट में चल रही थी वो वैसे ही चलेंगी, कि वो बाद में भी वैसे ही चलेंगी जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के टाइम पर चलती थी। ठीक है, अब आ जाइए क्लॉज 5 में, सबसेक्शन 5 में, सॉरी। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि वेयर द स्टेट गवर्नमेंट reduces or alters under subsection 3 the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court or magistrate, and every such inquiry, trial or appeal shall continue to be dealt with under this code as if such reduction or alteration had not taken place. तो सबसेक्शन 5 भी ये कह रहा है कि जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस करेगी या ऑल्टर करेगी सबसेक्शन 3 के अंडर। यहाँ पे लिखा था ना सबसेक्शन 3 में कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड, रिड्यूस और ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो उसी के रेफरेंस में सबसेक्शन 5 बात कर रहा है कि जहाँ पर भी जो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट होगी अगर वो रिड्यूस करती है, ऑल्टर करती है सबसेक्शन 3 के अंडर जो लिमिट्स हैं किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया की, तो ऐसा कोई भी रिडक्शन या ऑल्टरेशन अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी इंक्वायरी को, ट्रायल को या अपील को जो कि ऑलरेडी पेंडिंग है उस डेट से जब वो रिडक्शन या ऑल्टरेशन होता है किसी भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने। एंड एवरी सच इंक्वायरी, ट्रायल और अपील shall continue to be dealt with under this code as if such reduction or alteration had not taken place। और सारी इंक्वायरी और ट्रायल और अपील ऐसे ही चलते रहेंगे कि जैसे कोई ऑल्टरेशन नहीं हुआ, कोई रिडक्शन नहीं हुआ किसी भी एरिया का। क्योंकि अब इस सबसेक्शन का मतलब ये है, मतलब ये वहां से इसको रिलेट करा गया है कि सपोज 4 एरिया थे जो कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में मान लीजिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए जो कि एक डिवीजन होगा, ठीक है, किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आते थे। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा कि स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये इस मेट्रोपॉलिटन एरिया में लोग ज़्यादा हो रहे हैं और इसके बगल में भी एक और जस्ट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तो उसने थोड़ा-सा एरिया एक मेट्रोपॉलिटन का निकाल कर दूसरे मेट्रोपॉलिटन को दे दिया। ठीक है?
तो अब जो जुरिस्डिक्शन वाइज जो होगा वो उस एरिया का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में वो पहले था, वहां से उसका जुरिस्डिक्शन हटकर दूसरे वाले मेट्रोपॉलिटन एरिया के जुरिस्डिक्शन में उसका वो चला जाएगा, उतने एरिया का जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन ये कह रहा है कि भले ही चला जाए, लेकिन जो भी ट्रायल होगी, अपील होगी या इंक्वायरी पेंडिंग होगी, उस डेट से पहले जब ऑल्टरेशन या रिडक्शन जब भी करा गया, ठीक है, तो वो उसी कोर्ट में चलते रहेंगे जिसमें पहले चल रहे थे। मतलब वो दूसरे वाले में सिर्फ इसलिए कि साहब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया शिफ्ट हो गया या रिडक्शन हो गया या ऑल्टरेशन हो गया, सिर्फ इसलिए वो दूसरे कोर्ट को दूसरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के कोर्ट को शिफ्ट नहीं कर दिए जाएंगे। बेसिकली इसका ये मतलब है। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, इसका क्या लिखा है कि इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। अब जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन का मतलब क्या माना जाएगा? पॉपुलेशन तब की मानी जाएगी जो भी लास्ट सेंसस हुआ होगा और जिसके की जो भी फिगर्स होंगे वो पब्लिश्ड ऑलरेडी हो चुके होंगे पब्लिक डोमेन में। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद करेंगे सेक्शन 9, पर मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आप लोग प्लीज इसको देखिए, इसको समझिए, और कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड सेक्शन 9 से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।